बच्चों, सत्ता के नए केंद्र में आपने यूरोपीय संघ के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप करवा दिया था। अब हम एक और नया सत्ता का केंद्र समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है आसियान। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अक्सर इस वाले टॉपिक के अंदर बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है दक्षिण एशियाई, तो उसके अंदर जो भारत के पड़ोसी देश हैं और ये आसियान के जो आपस के सदस्य हैं, इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को अच्छे से समझोगे। तो क्या है आसियान और क्यों बनाया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन कौन से इसके मेंबर हैं और इनका उद्देश्य, इनकी विशेषताएं, इनके विजन, सारी चीजें बच्चों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप ये मान के चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो 2 या 4 या 6 नंबर में जरूर आपसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था यूरोपीय संघ के बारे में, जो कि 1992 में बेशक उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी, अलग अलग चरणों में। अब ये मान के चलेगा कि आसियान भी, इसका भी कुछ ऐसा ही रहा था कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद ऐसे बहुत से देश थे जो कि नए नए आजाद हुए थे, यानी कि ब्रिटिशों से खास तौर पर। और ये जितने भी देश थे वो खास तौर पे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश भी अक्सर कहा जाता है। तो आसियान भी उनमें से आप एक कह सकते हो। हुआ क्या था, सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दौरान एशिया का दक्षिण पूर्व भाग, मैंने आपको बताया था जो दक्षिण एशिया है ना, उसके अंदर जितने भी देश आएंगे वो खास तौर पे भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सभी आएंगे। लेकिन जब बात आती है दक्षिण पूर्व एशियाई की, तो आप अपने मैप पर भी देख सकते हो, ये वो देश है जो खास तौर पे चाइनीज कंट्री जैसे कहलाए जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, व्हाटएवर, ये सभी चीजें। ठीक है, अभी आगे भी इनके बारे में जानेंगे। क्या बात की जा रही है कि दूसरे विश्व से पहले भी और दौरान भी एशिया का जो दक्षिण पूर्व भाग था ना, वो क्या था, ज्यादातर यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार रहा था। यानी कि ऊपर इन देशों के ऊपर जो कब्जा था वो जापान का था और खास तौर पे यूरोपीय देशों का था, जिसके कारण वही होता है जो सभी देशों के साथ होता है, जब वो किसी की कॉलोनी बन जाता है तो इन्हें राजनीतिक और एज वेल एज आर्थिक भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब इन चीजों को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने जरूरी थे, क्योंकि भैया पूरा जब दक्षिण एशिया था ना, अगर इसमें हम भारत और उसके पड़ोसी देश भी देख लो, तो पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया था, इनके सामने एक जैसी समस्याएं थी। वो क्या क्या थी, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो या फिर आर्थिक जो पिछड़ापन है उसे ठीक करना हो, जो गरीबी बेरोजगारी है इसे कैसे समाप्त करके देश को एक विकासशील देश बनाया जा सके। तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल सभी देशों की एक जैसी थी। इसलिए आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इसी वजह से हुई थी, ताकि ये जो नए नए आजाद हुए देश है ना, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया, जो मुख्यतः तौर पे अल्प विकसित है या फिर आप कह सकते हो थोड़े बहुत विकासशील है, इनको एक सहारा मिले। तो ये सारा इन्हें मिला। जैसे बाडुंग सम्मेलन, बाडुंग कहां पर एक सिटी है जो कि इंडोनेशिया में, बाडुंग सम्मेलन के तहत और गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत इन तीसरी दुनिया के देशों को सहायता जरूर मिली थी, सहारा मिला था, सपोर्ट पूरा मिला था। उसमें इंडिया भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, खास तौर पे इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए। इसीलिए उन्होंने एक वैकल्पिक तौर पे, एक ऑल्टरनेटिव तौर पर एक ऐसा समुदाय बनाया जिसका नाम था आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इन आंदोलनों के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने और खास तौर पे महाशक्तियों से बचे रहने के लिए प्रयास किए गए थे, जो कि अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेल जुलाव के करने के मामले में हुए। लेकिन आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ, ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि इतना कारगर नहीं रहा था। अगर होता तो फिर यह आसियान बनता ही नहीं, क्योंकि आसियान की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इन्हीं दशकों के दौरान में हमें देखने को मिली थी। तो इसी के चलते बच्चों, आसियान को बनाकर
एक नया वैकल्पिक केंद्र बनाया गया था। बस वही चीजें थी कि देखो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन होता है ना कि एक ही नस्ल के ज्यादातर देश हैं, एक ही जैसी कंट्री के अंदर ज्यादातर लोग मिलेंगे आपको, तो इन सभी का एक अलग से ही समुदाय बना दिया जाए, तो इसलिए आसियान की स्थापना की गई थी। और आप आसियान को इतना बड़ा मत मानिएगा, आसियान बहुत लिमिटेड सा है। अगर आप आसियान की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करोगे ना, आपको एक छोटा सा ही इसके बारे में आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा, तो ये काफी क्लियर और क्रिस्टल वाला है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। होप सो कि बच्चों आपको ये जो पृष्ठभूमि है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो बच्चों बात करते हैं आसियान की स्थापना को लेकर। अब एमसीक्यू में आसियान से रिलेटेड स्थापना वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो 8 अगस्त 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। इसे बैंकॉक घोषणा के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि बैंकॉक में ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यतः तौर पे 5 फाउंडर यानी 5 संस्थापक सदस्यों के जो विदेश मंत्री थे वो शामिल हुए थे, और इन्होंने ही नींव डाली थी कि आसियान जैसे समुदाय की स्थापना होनी चाहिए, जो कि हो भी गई। तो इसलिए 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना दिवस मानी जाती है। ये कौन कौन से देश थे जो कि उस समय मौजूद थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। आप इन 5 कंट्री को देखोगे, सभी में एक ही ब्रीड के लोग आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और वो 5 विदेश मंत्री कौन थे, तो आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ये 5 विदेश मंत्री हैं जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। विदेश मंत्री उनके नाम कुछ इस प्रकार है कि जैसे इंडोनेशिया के एडम मलिक थे, उसी तरह फिलीपीन के नारसिसो आर रामोस, मलेशिया के तुन अब्दुल रज्जाक, सिंगापुर के एस राजारत्नम और थाईलैंड के थानात खोमन। तो ये 5 है। अगर आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इन 5 देशों के बारे में पता होना जरूरी है जो कि इनके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि आसियान की स्थापना इन सदस्यों के द्वारा की गई थी और ये कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व थी। अगर हम बात करें कि क्यों इसकी स्थापना की गई थी, क्या इनके एम थे, क्या इनके उद्देश्य थे, वो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए, यह एक छोटा सा यानी आसियान एक छोटा सा सरल शब्दों वाला एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ 5 ही लेख आपको देखने को मिलेंगे। वही सारी चीजें घुमा फिरा के आएगी जैसा यूरोपीय संघ में थी, जैसा ब्रिक्स में होती है, और ऐसे ही आपको आसियान में भी देखने को मिलेगी कि इसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में जो ये रीजनल जो कॉर्पोरेट है यानी कि जो क्षेत्रीय सहयोग है ना, उसके लिए एक संघ की स्थापना की जिसे हमने इसी का नाम दिया था दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। ये हिंदी में नाम है और आसियान इसी का ही पूरा नाम है। ठीक है, और मकसद क्या था कि भैया आर्थिक विकास को तेज करना। अब आर्थिक विकास तेज होगा तो कहीं ना कहीं देश में डेवलपमेंट आएगा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये सारा एक तरीके से बैकग्राउंड यही रहता है सभी का, आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भी प्राप्ति करना, ये इनके मेन उद्देश्यों में शामिल था। और इसके अलावा बच्चों कानून के जो शासन होता है और संयुक्त राष्ट्र आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इनके उद्देश्यों में शामिल है। और कुल मिला के राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना, ये सारे उद्देश्य आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रख सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आसियान के किन्हीं 4 या 3 या 2 उद्देश्य के बारे में लिखो, तो आप अगर इन्हें डायरेक्ट भी लिखाओगे ना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता था, अब तो 1 नंबर आपका एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आएगा कि आसियान शैली क्या होती है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि जो अनौपचारिक टकराव रहित, एक होता है सहित जो कि जुड़ा हुआ, रहित होता है जुड़ा हुआ ना होकर। ठीक है, तो अनौपचारिक टकराव रहित और साथ ही सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना, आसियान की इस कार्यशैली को ही आसियान शैली कहा जाता है। यानी कि भैया सुरक्षा के माध्यम से और शांति के माध्यम से आगे बढ़ना, कोई हमें वायलेंस नहीं करना, यही इसका एक उद्देश्य है और यही इसी के बारे में बात की गई है। होप सो कि आपको यहां तक ये सभी चीजें समझ आ चुकेगी। बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि क्या खास है आसियान की विशेषताओं को लेकर। तो देखिए, आसियान की जो वास्तविक शक्ति है, जो उसकी एक्चुअल पावर है ना, वो अपने सदस्य देशों के सहभागी देश और साथ ही जो इसके मेंबर है, अभी मैं आपको मेंबर भी बताऊंगा, इसके अलावा जो शेष गैर क्षेत्रीय संगठन है ना, उनके मध्य निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति इनके विशेषताओं में शामिल की जाती है। यानी कि आसियान जो है ना,
अपने सदस्यों के बीच में सहयोग तो रखेगा, लेकिन वो आसियान अपने सदस्यों के अलावा भी, चाहे वो कोई भी सदस्य हो, चाहे वो यूएन के अंदर ही पार्टिसिपेट क्यों ना करना हो, उसमें भी अपनी निरंतर भूमिका रहेगा, परामर्श देगा, संवाद करेगा। इससे होगा क्या कि इन देशों में एकता बनी रहेगी और बाहरी जो संबंध है वो भी बेहतर बने रहेंगे। आसियान क्या करेगा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य सदस्यों में सामाजिक स्थिति में सुधार करेगा और साथ ही सांस्कृतिक मेल मिलाप को आगे बढ़ाएगा। और आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य इन देशों का एक साझा बाजार उत्पन्न करेगा ताकि भैया एक दूसरे के अंदर फ्री ट्रेड किया जा सके, ये जो सीमा शुल्क लगते हैं वो कम से कम हो, ताकि स्वतंत्र तरीके से एक दूसरे देशों के अंदर व्यापार को बढ़ाया जा सके, आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो तेजी में लाई जा सके, जो कि विन विन सिचुएशन होती है, सभी का फायदा होता है। इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना और समुदाय द्वारा देश के जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जो आर्थिक विवाद होते हैं, उनको निपटाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपसी संघ के सदस्य होते हैं उनके बीच में झड़प ना हो, वाद विवाद ना हो, होते हैं, अक्सर होते हैं, चाहे वो यूरोपीय संघ हो या फिर आसियान हो या ब्रिक्स हो या फिर दक्षिण एशिया के सार्क जैसे समुदाय क्यों ना हो, सभी के अंदर बच्चों कहीं ना कहीं कुछ देशों के बीच में आपसी संबंध ठीक नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आसियान भी ये करता है कि जो खास तौर पे आर्थिक विवाद है उसे निपटाने के लिए वो उसके अंदर करेक्शन यानी कि रिफॉर्म लाने की भी कोशिश करते रहते हैं। और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो निवेश श्रम है और सेवाओं के मामले में वह मुक्त व्यापार के क्षेत्र को बनाने के पक्ष में हमेशा अपनी बात रखता है। यही सभी आसियान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी इसमें एडअप कर सकते हो कि आसियान क्या करता है कि सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों, जितने भी रीजनल जो एक तरीके से जो विवाद होते हैं ना, उनको सैनिक टकराव तक जाने से रोकना, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। बड़ी अच्छी बात की गई है कि हम उस लेवल तक नहीं जाने चाहते जिस लेवल तक क्षेत्रीय विवादों की वजह से दो देशों के बीच में फिजिकल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सैनिक टकराव तक तो मामला जाए ना, आपसी बातचीत के माध्यम से ही वो चीजें सुलझ जाए। तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। इसलिए बच्चा 2003 तक कई ऐसे समझौते हुए जिनके द्वारा हर सदस्यों ने क्या किया, शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया और साथ ही राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुत्ता के अधिकारों को वचनबद्ध तरीके से प्रकट किया, ताकि इनका उद्देश्य यही था कि देश अगर सही रहेंगे तो भैया हमेशा संगठन मजबूत बना रहेगा। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति के तालमेल बनाने के लिए साल 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई थी। तो इन चीजों को अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए वैसे भी जरूरी है। अक्सर बच्चा गलती ये करके आता है कि जब पूछे जाती है कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो बच्चा 1994 करता है, लेकिन 1994 में तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में उसकी स्थापना तो 1967 में ही होगी थी, जैसा भी हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था। तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और देखिए हर किसी का एक सिंबल होता है जिसकी वजह से उसकी एक पहचान होती है। तो जब बात आती है आसियान के सिंबल की तो उसका झंडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक और समझने की जरूरत है, वो है आसियान के विजन को लेकर। उसका विजन क्या है, तो आसियान विजन 2020 आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो इंटरनेशनल लेवल में है ना, बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता देना, यानी कि अच्छे तरीके से तालमेल बैठाना, और जहां पर भी टकराव की बात आएगी तो उसकी जगह हम बात करेंगे बातचीत को लेकर, यानी कि बातचीत के मसले को एक तरीके से हल कर लिया जाएगा। जरूरत ही ना पड़े कि भैया हमें सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण में कुछ सिद्ध किए थे, चाहे वो कंबोडिया हो जो खुद इसका एक मेंबर है, इसमें टकराव जो था उसे समाप्त किया था। पूर्वी तिमोर जो होगा ये भी हमारा साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, यहां पर भी एक संकट था, उसको नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त करी थी। और साथ ही पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से वो एक नियमित तरीके से आप कह सकते हो कि ईयरली बेस पर, यानी कि वार्षिक बैठक का भी आयोजन करता है। तो ये सब आसियान के विजन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें और एडअप कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि आसियान की मौजूदा शक्ति खास तौर से भारत और चीन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मैप को देखोगे तो आसियान के जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों साउथ एशिया के देश, जो कि भारत और उसके पड़ोसी देश और चाइना जैसी कंट्री, ये सारे के सारे एक ही एशिया का पार्ट है, खास तौर पे साउथ एशिया का पार्ट है। तो इसीलिए आसियान की मौजूदा शक्ति खास तौर पे भारत और चीन जैसी, क्योंकि दोनों देशों में अच्छी खासी जनसंख्या है, विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार को लेकर और निवेश के मामलों में उनकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षण बना दिया। आप ये मान सकते हो कि भारत खुद इन देशों के साइड में अट्रैक्ट हुआ है।
भारत का रवैया शुरुआती दौर में आसियान को लेकर फीका रहा, क्योंकि वो इसे इतना डेवलप नहीं मानता था, लेकिन बाद में इसे तेजी देखने को मिली जब भारत ने साल 1991 में आर्थिकरण की जब नीति अपनाई थी, यानी कि आर्थिक सुधार किए थे, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, तब उसमें हमने करा था लुक ईस्ट की तरफ, यानी कि भारत पार्ट है साउथ एशिया का और बात हो रही है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की, तो लुक ईस्ट, तो भैया पूर्व की ओर देखो, तो भैया आप दक्षिण एशिया के देश किसकी तरफ देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तरफ देखेंगे, ताकि उनसे बातचीत के मसले से उनके साथ आयात निर्यात करके उनके साथ संबंध बना के आर्थिक राजनीति और बेहतर किया जा सके। और ये जो नीति थी वो एक तरीके से देखने की जगह अब आप कह सकते हो कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तो ये जो नीति थी लुक ईस्ट वाली, इसे एक्ट ईस्ट में कर दिया कि हाँ भाई अब करना ही करना है एक तरीके से, ठीक है। तो पूर्वी एशियाई देश आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी, और भारत ने आसियान सदस्य मलेशिया, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है, और इसीलिए साल 2010 के समय में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था भी लागू की गई थी। तो ये सारी चीजें बच्चों आसियान विजन के साथ जुड़ी हुई है। हो सके आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुकी होगी। मैंने जैसा आपको बताया था कि आसियान के झंडे को लेकर, जो कि उसका एक सिंबल है, जो उसकी एक पहचान है, तो वो कुछ इस प्रकार से ये धान की भालियां हैं, और इसके अंदर आपको टोटल ये जो लाइनें दिख रही है वो टोटल 10 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां किसको संकेत करती हैं, वही आसियान को, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को, जो कि आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं। और ये जो सर्कल है वो आसियान की एकता का प्रतीक है, यानी कि ये जो सिंबल है ना, ये हमेशा आप कह सकते हो कि एक यूनिटी को बनाए रखता है। सवाल ये पर ये भी आता है कि सर वो कौन से सदस्य, जो 5 वो तो हमें पता है, लेकिन 5 और है, टोटल 10 है, वो कौन कौन से है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये टोटल अभी करंट टाइम में आसियान के टोटल सदस्य हैं। इसमें से मैंने अंडरलाइन उन्हें कर रखा है जो कि फाउंडर मेंबर है, यानी कि जब स्थापना हुई थी, जैसे आप देख सकते हो कि स्थापना के तौर पर आप यहां पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये हो गया इंडोनेशिया, जो कि जुड़ा था 8 अगस्त 1967 को, साथ ही मलेशिया ये भी उसी टाइम जुड़ा था, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। बैंकॉक को थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गए। इसके अलावा बाकी सदस्य जो साल 1984 में दारुसलाम जुड़ा था, फिर 1999 में कंबोडिया होगा, लाओ जो जुड़ा था 1997 में, फिर मलेशिया तो हमने बात कर ली, म्यांमार भी जुड़ा था साल 1997 में, और वियतनाम 1995 में। तो कुल मिलाकर इसके ये 10 सदस्य हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। एटलीस्ट 5 जो फाउंडर मेंबर है वो तो आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य समझ लिए, विशेषताओं को समझ लिया, इनकी शैली को समझ लिया, इनके विजन को समझ लिया, इनके झंडे को समझ लिया। अब रही क्या गया, अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो सारा कर देंगे। क्यों? हो सके बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एक नए सत्ता के केंद्र के बारे में, चाइना। हालांकि हमारे अभी के संबंध इसके बहुत बिगड़े हैं, लेकिन इससे पहले के जो संबंध में उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव, वो भी जान लेंगे। क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं बच्चों एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे भी अपनी पहचान बना रहा है, और कहीं ना कहीं सत्ता के नए केंद्र में इसलिए उसे शामिल किया गया कि वो भी अमेरिका को चुनौती दे सकता है, ना केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि अपने राजनीतिक स्तर पर भी। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना जरूर, और साथ ही अपना फीडबैक शेयर करते रहिएगा। और क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।